सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति और कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। हम लोग कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कॉस्ट ऑडिटर। सो एज पर सेक्शन 148 डील विद द कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है जनरली देखिए, जिस तरह जो कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, उसी तरह जो कॉस्ट अकाउंटेंट है जो वो दे कैन डू द कॉस्ट ऑडिट। सो कॉस्ट ऑडिट जो क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड व्हाट इज द ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, और कैसे अपॉइंट होता है, रीअपॉइंटेड, एंड उनका रिपोर्ट किसको सबमिट होता है, और रेमुनरेशन वगैरह कैसे फिक्स होता है। सो द कॉस्ट ऑडिटर एज पर सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2030 shall be conducted by the cost accountant in practice. Means any cost accountant who is in the practice, they can only do the cost audit, not the chartered accountant, not the company secretary. Only the cost accountant who is in the practice, having the certificate of practice, they can do the cost audit, and shall be appointed by the board. Means who will appoint the cost auditor? The board will appoint the cost auditor, and remuneration may be fixed by the member. मीन्स द रेमुनेशन इज फिक्स बाय द मेंबर। मीन्स बोर्ड फिक्स करेंगे और उसका अप्रूवल जो है कौन देगा? शेयर होल्डर देगा इन द जनरल मीटिंग। और ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फर्स्ट थिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका किसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाई, अगर कंपनी में बोर्ड है तो क्या होगा? जनरली द बोर्ड। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है या ऑडिट कमिटी नहीं है, इफ कंपनी हैव द ऑडिट कमिटी, देन बोर्ड शैल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर विथ रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। मीन्स इन केस ऑफ ऑडिट कमिटी, द ऑडिट कमिटी शुड रिकमेंड द नेम टू द बोर्ड, देन बोर्ड विल the audit committee shall recommend the name to the board, and the board recommended the audit commission, he will approve the by the board. Means जो नाम recommend करेंगे particular cost auditor या firm को, then it has to be approved by the board, and remuneration is by fixed by the shareholder. ठीक है, बोर्ड फिक्स करें बट अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर देंगे। एंड इफ देर इज ए नो audit committee in a company, if there is no audit committee, then board shall appoint the cost auditor, and remuneration and cost auditor shall be fixed by the shareholder subsequently. Means in case of board, अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को, और बोर्ड इसको अपॉइंट करेगा और रेमुनेशन शेयर होल्डर फिक्स करेगा। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है, देन द बोर्ड उसको अपॉइंटमेंट करेगा और शेयर होल्डर इसका क्या है? कॉस्ट ऑडिटर का रेमुनेशन फिक्स करेंगे। ठीक है, देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। सो रूल 3 ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल डील विद द कॉस्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो देखिए, दो चीज होता है। कॉस्ट ऑडिटर जो होता है, कॉस्ट ऑडिट जनरली जो है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट, ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब खाली कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना अलग होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेन प्लस ऑडिट कराना, ये दोनों चीज अलग होता है। सो देयर आर सम कंपनीज एज पर द रूल 3 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल, देयर आर सम कंपनी वेयर कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी। तो किसके लिए मैंडेटरी है? The company including the foreign company having turnover of all product greater than equal to 35 crores immediate preceding year। जो कंपनी का और इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी उसका जो टर्नओवर है और ऑल द प्रोडक्ट टर्नओवर और इंक्लूडेड द सर्विस
35 करोड़ से ज़्यादा है इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में होगा, तब उसको अगर दो चीज़ें रेगुलेटेड ऑन रेगुलेटेड सेक्टर जैसे होगा टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको रेगुलेटेड सेक्टर है, उसके लिए क्या है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। समझ में? नेक्स्ट हो गया कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन कितना है, रूल कितना है, रूल है 4। तो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड रूल जो 4 क्या बोलता है, फॉर रेगुलेटेड सेक्टर के लिए ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ इमीडिएट प्रोसीडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़। अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कंपनी जो है 3 प्रोडक्ट बना रहा है ए बी सी, तो अगर कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट का भी अगर 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है या सर्विसेज दे रहा है, और ये गुड्स हो सकता है या सर्विस हो सकता है, तब उसके लिए जो है कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होगा। और ओवरऑल अगर 3 प्रोडक्ट बना रहा है तो तीनों मिला के उसका 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए टर्नओवर, तब रेगुलेटेड सेक्टर होगा, तब उसके लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होगा। बट नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए जो है ये लिमिट जस्ट डबल हो जाता है। 50 का डबल कितना है 100, एंड इसका 25 का डबल ज़्यादा हो जाएगा। टर्नओवर इंडिविजुअल ये होगा 35, ये 100 हो जाए और ये 35 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सो ये समझ में ये रेगुलेटर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को ये एप्लीकेबल है एज पर द कॉस्ट रिकॉर्ड रूल 2000 कॉस्ट रिकॉर्ड रूल 4। देन रूल 4 नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है रूल 3 जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, रेगुलेटेड सेक्टर का जो है रेवेन्यू फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज से उसका फिर 75% और मोर होता है टर्नओवर, मीन्स जो फॉरेन अर्निंग है, फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग अगर 75% से ज़्यादा है उसका, तब उसके लिए रूल जो है 4 नॉट एप्लीकेबल, यहाँ रूल 4 होगा। ठीक है, रूल 4। एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम एसईजेड, जो एसईजेड यूनिट में काम करते हैं उसके लिए रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए क्या होगा, देख रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड का पूरा शेड्यूल में दिया गया है। अब शेड्यूल में पूरा लिस्ट ऑफ कंपनीज है, नियर अबाउट 80 कंपनीज है जिसके लिए कॉस्ट अकाउंट एप्लीकेबल है, वो पूरा रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का पूरा लिस्ट दिया गया है। देन रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट, अगर नॉन रेगुलेटेड है तो 75% से ज़्यादा अगर रेवेन्यू आ रहा होगा तब भी एप्लीकेबल नहीं है, और एसईजेड होगा तो भी एप्लीकेबल नहीं है। So sorry friends, rule 4 is applicable, this rule 3 is not applicable। सही था ये, rule 3 is not applicable and rule 4 is only, rule 4 is not applicable and rule 3 is applicable। इसमें जो है इसमें 4 जो है not apply and rule 3 apply। ठीक है, नॉट अप्लाई। तो इसका एक जो पॉइंट मैंने बोला कि दिस रूल 4 इज नॉट एप्लीकेबल व्हेयर द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन 75%, जब हो जाएगा तब रूल क्या होगा 4 एप्लीकेबल आपका नहीं होगा ऑफ टोटल रेवेन्यू। सेकेंड, व्हिच इज ऑपरेटिंग इन एसईजेड यूनिट, जो एसईजेड है एसईजेड यूनिट के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। और एक चीज हो गया कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और कैप्टिव पावर में अपने लिए खुद के लिए जो है कैप्टिव कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं, मतलब खुद जनरेशन कर रहे हैं और खुद यूज कर रहे हैं, मीन सेल्फ जनरेशन एंड सेल्फ कंजम्पशन होगा। वो सेल नहीं कर रहे हैं तब भी ये रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 3 एंड रूल 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑडिटर का जो है, देखिए
टेन्योर कब है, मीन्स कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या है, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 180 डेज तक और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टिल डेट वो कॉस्ट ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। मीन्स कॉस्ट ऑडिटर कैन होल्ड द ऑफिस 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। देन हो गया रिमूवल, ये हो गया टेन्योर। देन रिमूवल कौन करेगा, आइदर बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटीमेटेड बाय CRA-2, उन लोग को क्या करे, CRA-2 फॉर्म भर के उसको ऑडिटर को जो है रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। इंटीमेशन हमेशा जो भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉपी जाता है और रिमूव होता है तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉपी जाता है। देन कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होता है मीन्स अदर देन टेन्योर खत्म होने का पहले डेथ हो सकता है और रेजिग्नेशन होता है, इन दैट केस ऑल्सो बोर्ड विल फिल विद इन द 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन और कंपनी इन्फॉर्म द CAG ऑफ CRA-2 विद इन द 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जब कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगा, बोर्ड फिल करेगा 30 डेज में, फिर उन लोगों को क्या करेगा, कंपनी को जो है कि गवर्नमेंट को जो है उनको फिर बताना पड़ेगा कि हम लोग कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिए हैं। देन लास्ट हो गया रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, जनरली कंपनी को सबमिट करेगा और एक कॉपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा विद इन द 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द कंपनी। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेन्योर और रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी एंड रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is all about the cost audit. जैसे कि मैंने आपको बताया था, द कंपनी रिक्वायर्ड टू गेट ए कॉस्ट ऑडिटर विद इन द 180 days ऑफ commencement of every financial year appoint a cost auditor. Second, every company referred to the subsection 1 cost auditor concern or his appointment and such file of notice should be such appointment of central government within the 30 days of period of board meeting and the appointment made within the period 180 days जो मैंने आपको बताया था. So cost auditor can hold the office 180 days or till submission of the his report he can hold the office, and every cost auditor appointment continue with the applicable of expiry of 180 days जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था. और कैजुअल वैकेंसी जो मैंने बताया था आपको, कैजुअल वैकेंसी ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द डेथ और रिमूवल केस बाय द बोर्ड विद इन 30 days and the central government inform of the company should inform on a CRA-2 within 30 days of such appointment of cost auditor. Provide that the no person should appoint under section 139 cost auditor statutory auditor company means जो भी statutory auditor का जो provision है वो सब cost auditor के लिए applicable हो जाता है. Means cost auditor should give in writing before his appointment that he is not disqualified under Companies Act. Means the cost auditor is not disqualified under Companies Act. जो है cost auditor को उसको सर्टिफाई करके देना पड़ेगा and he satisfied under section 141. He satisfied that under section means 141 जो सर्विस जो रेंडर नहीं कर सकते हैं वो भी लिख के देना पड़ेगा. Then appointment is within the limit. The cost auditor
अपॉइंट हो रहा है विद इन द लिमिट वो अपना प्रेस्क्राइब करेंगे। एंड लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मिस अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किए होंगे तो उसको देंगे, जनरली नहीं होता है, वो मिसकंडक्ट नहीं किए बोल के लिख के देना पड़ता है। एंड कॉस्ट ऑडिटर जो है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको मैंडेटरी है मेंटेन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको लेते हुए कॉस्ट ऑडिट करेंगे। द कॉस्ट ऑडिटर शुड मेंटेन द cost record, examine the cost record and maintained by the company as per the cost accounting standard and cost accounting rule 1959। अब मैंने आपको ये सब बता दिया हो। So this is all about the cost audit. So thank you very much friends. So thank you for watching। for cost audit का ये रूल खत्म हो गया।